जी स्टूडेंट, एक अनाउंसमेंट है, काइंडली वो भी नोट करें। अच्छा, आज अभी तक का जो एनालिसिस है जो कि लाहौर के अंदर एक डिस्टेंस के ऊपर 15-20 किलोमीटर पे हमने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव लोग बैठाए हुए हैं, उनमें से एक की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है जी। सिर्फ 3 से 4 बंदों को इशू है और बाकी उनकी तरफ कंसिस्टेंटली अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी ऑफ वॉइस के साथ जा रही है। एक तो ये चीज रेडिकेट होगी। सेकंड, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि रोल नंबर की डबलिंग कर रहे हैं, जो कि एक रोल नंबर 2 बंदे यूज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बारहा कहा गया कि प्लीज जो आपको जूम आईडी अलॉट की गई है उसको यूज करें, वो अभी भी दूसरे नाम यूज कर रहे हैं। वाई? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड इट्स लास्ट रिक्वेस्ट। जब आपको रिक्वेस्ट की गई है कि आपको जूम आईडी दी गई है और आपने पेमेंट भी की है, तो पेमेंट करने के बावजूद आपको जो रोल नंबर दिया गया आप उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? और दूसरों से उससे भी बड़ी रिक्वेस्ट है कि जब आपको एक बंदे को रोल नंबर दिया गया है तो वो दूसरों के साथ 2 बंदों के साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? और हमारे क्लास के रजिस्टर्ड स्टूडेंट की तादाद अराउंड 85 है, तो पेपर सबमिट करने वाले 120 कैसे हो सकते हैं? हम पेपर ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट को सिर्फ एटीसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। एटीसी ग्रुप में स्टूडेंट मेरे 85 हैं, मुझे पेपर हल करके लेके 2 लोग दे रहे हैं 120। मैं तो नहीं दे रहा किसी को, कौन दे रहा है ये? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और वही 2 से 3 बंदे बार बार कह रहे हैं कि हमें वीडियो दें ताकि हम आगे दें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 7 बजे अपने घर में बैठ के जूम पे मीटिंग सुन रहा है, ठीक मीटिंग आ रही है, बट स्टिल ही इज इंसिस्टिंग फॉर वीडियो। और जितने भी एडवर्टाइजमेंट की गई है उसमें पहले एडवर्टाइजमेंट देख उसमें क्या लिखा हुआ है? फिजिकल प्लस ऑनलाइन। ऑनलाइन व्हाट डज मीन? ऑनलाइन मीन रिकॉर्डेड। सिर्फ 2 बंदे, ओनली 2 पर्सन। जो बार बार तो ये देखो यार, 85 स्टूडेंट है तो 85 ही रहने चाहिए। पेपर सबमिट 85 का ही होना चाहिए। एक आईडी अगर एक बंदे की है तो वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ना कि 3 बंदे वो आईडी यूज करके लॉग इन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है तो वो तीनों बंदों को होल्ड पे रख दिया जाएगा, वो तीनों में से किसी को भी इंटर होने नहीं दिया जाएगा। डेफिनेटली आप शेयर कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं कि 85 से 120 पे जा रहा है। 35 जो है वो एडिशनल ऐड है, वो ग्रुप में तो नहीं है, आप कॉपी करके फेंक देते हो वहां पे, ये लो आप भी पेपर दे दो। और मैंने कुछ स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा सर गलती हो गई है। कि आपको जब शेयर किया जा रहा है आप उसको कॉपी करके आगे मार रहे हैं और वो भी सबमिट करके अपने नंबर भी चेक कर रहे हैं जिसको आगे दे रहे हैं, और उसका भी सारा कोई डेटा आ रहा है। और वो ये रहती भी एक विसिनिटी में ही है। जो एड्रेस आ रहे हैं, एड्रेस जो आईडीज आ रही हैं वहां से कलेक्ट करके सिस्टम देके आ रहा है, वो बता रहा है कि ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट में यही गाँव है, यहीं पे वो है आगे। और वो बंदा पहले फी के लिए भी कोशिश करता है, जब उसकी फी कम नहीं की जाती वो उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये इट्स नॉट गुड, ठीक है? तो काइंडली आपकी वजह से दूसरों का लर्निंग प्रोसेस भी खराब हो रहा है और एक ट्रस्ट डेफिसिट की फिजा पैदा हो रही है। और जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को भी हौसला शिकनी होती है। मेरा दिल भी नहीं करता फिर काम करने को। यार क्या फायदा है, लोग तो इस तरह कर रहे हैं, मैं क्यों अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊं इनके लिए, जब मेरे क्वेश्चन जो है वो ऐसे मार्केट में ही फेंक देते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट दोबारा अगर नोट में आया तो हम हाथ जोड़ के उसे कहें कि भाईजान
आपका और हमारा रिलेशनशिप खत्म है। इट्स एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप। ये जो सीखने सिखाने वाला अमल है वो हमारा और आपका खत्म है। चले चलो यार आगे मूव करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट वाली बात कर रहे हैं। हाँ, तो जब अजान शुरू हुई तो हम सेक्शन 45 पे थे और हमने कहा कि सदर पाकिस्तान 23 मार्च को, अक्सर 23 मार्च को ऐलान होता है और 14 अगस्त को होता है। 23 मार्च और 14 अगस्त ये वो दिन है जब मेडल वगैरह का ऐलान होता है। मेडल के साथ एक नॉमिनल सा होता है कि एक मामूली सा अलाउंस भी मिलता है। तो वो जो अलाउंस जिसको भी मिलेगा उसके लिए एग्जाम्पल होगा। मेडल मिलते हैं, उसने कारकर्दगी मिलती है, तमगा वसालत मिलता है, जुरत मिलता है। तो ये सारे जो मिलते हैं वो उनके साथ कुछ नॉमिनल अलाउंस भी होता है। वो अलाउंस एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा यार अहम आने लगे। दिस सेक्शन इज इम्पोर्टेंट। ये वाला सेक्शन जो है ना, अगर टेस्ट हो सकता है तो उनमें से एक है। प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन डेट। ये क्या है? मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट का वर्ड नहीं आएगा। इंटरेस्ट का वर्ड नहीं आएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। वहां जब भी वर्ड आएगा प्रॉफिट ऑन डेट आएगा। अब होने क्या लगा है, एक पाकिस्तानी है, वो रेजिडेंट है, उसको कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए। वो अमेरिका में जाके चले करते, वो यूएसए में अपना इंस्ट्रूमेंट जो होता है, डेट सिक्योरिटीज जो होती हैं, वो फ्लोट करता है। क्या करता है? बेचता है वहां जहाँ पे बड़ी मकदार में डेट सिक्योरिटीज फ्लोट करता है। ठीक है, ये बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, एक तो प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, एक कंपनियां भी बॉन्ड इशू कर सकती हैं। ठीक है, वो इस तरह का और कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देता है, लोग उसे खरीद लेते हैं। खरीदार जो है वो गैर मुल्की है, या आप कह लो वो नॉन रेजिडेंट है इनकम टैक्स के हिसाब से। बात बनती नजर आ रही होगी। पाकिस्तानी है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे पैसे चाहिए। वो यूएसए को देखता है कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा है, वो वहाँ पे जाके अपने डेट सिक्योरिटीज इशू करता है, लोग खरीद लेते हैं। ये वो खरीदार है। खरीदार नॉन रेजिडेंट है, तो खरीदार क्या उधार फ्री में दे देगा? वो प्रॉफिट ऑन डेट लेगा ना। तो जब वो प्रॉफिट ऑन डेट लेगा और ये पाकिस्तानी उसे दे रहा होगा, तो क्या जब ये खरीदार इस नॉन रेजिडेंट को जब ये प्रॉफिट ऑन डेट दे रहा होगा, सूद दे रहा होगा, तो जो ले रहा होगा उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। जो वो मुनाफा कमा रहा है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं। वो शराइत नोट करना बहुत ज़रूरी है। वो शराइत क्या है? एक शर्त ये है कि वो बंदा नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, सही, और वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ी तादाद में, लार्ज क्वांटिटी में इशू होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जाहिद साहब बाहर बैठे हुए उनको जाके इशू कर दिया, नहीं, वो आपने बड़ी तादाद में इशू किया और जिनमें खरीदने वाले में जाहिद भी शामिल हो सकता है। सिर्फ स्पेसिफिकली जाहिद को नहीं दिया गया, बड़ी तादाद में होना चाहिए। और जो मुनाफा जिसको प्रॉफिट ऑन डेट कहा जा रहा है वो पाकिस्तान से बाहर दिया जा रहा है। लोकेशन कौन सी है? पाकिस्तान से बाहर। तो अगर ये सूरत हाल होगी
पाकिस्तान से बाहर। तो जब ये वाली कंडीशंस होंगी तो फिर क्या होगा, फिर जो मुनाफा ले रहा होगा ना नॉन रेजिडेंट, उसका मुनाफा एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2005 के मुताबिक। सलीम, आर यू हैप्पी? समझ आई है? तो यही प्रॉफिट ऑन डेट सही कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो एग्जेम्प्ट है। सिर्फ बल्क से क्या मरा है यार? खुली तादाद में, ये बल्क ये कि आप बड़ी तादाद में कुछ क्वांटिफाई नहीं किया गया कि एक क्वांटिफाई नहीं किया 3 मिलियन होगा तो बल्क होगा, 7 मिलियन होगा तो वो बल्क होगा। क्या उन्होंने कहा कि बल्क में, बड़ी तादाद में, गली मोहल्ले से दूर किया कि ये नहीं है कि सिर्फ आप फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ अली को इशू करते हैं, आप 5 रिश्तेदारों को इशू करते हैं कि वहां बैठे हैं, एक मैनेजमेंट कर लें टैक्स की, आप वहां बैठे हुए उनको आप मुनाफा सीधा ट्रांसफर करते थे। उसको रोकने के लिए, अब्यूज रोकने के लिए फिर कोई कंट्रोल लगाया गया। ओके हो गया जी। हम 47 की तरफ आते हैं। 47 है जी। अच्छा, एक और चीज भी, एक और शर्त भी लिख लो कि ये जो जब उसने उधार लिया, ये बंदा जब उधार लेने गया पाकिस्तानी, इसने ये वाला सिस्टम अप्रूव भी करवा लिया बोर्ड से। एक चौथी चीज भी लिख लें, वो बोर्ड के पास गया कि बोर्ड साहब मुझे इजाजत दे दें, मैं ये काम करने लगा हूँ। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। अगर बोर्ड अप्रूव ना करता तो फिर भी वो जो गैर मुल्की को, नॉन रेजिडेंट को सूद दे रहा है, वो जो ले रहा है उसकी एग्जेम्प्ट नहीं होनी थी, लेकिन उसने बोर्ड से अप्रूवल भी ली। तो जब अप्रूवल भी ले ली, वो जो बंदे को मुनाफा दिया जा रहा है वो है भी नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तान से बाहर भी है, और बल्क में भी उन्होंने शेयर इशू किया, तो ये 4 शराइत पूरी होगी। जब 4 शराइत पूरी होगी तो जो सूद कमा रहा है, जो इंटरेस्ट कमा रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। नहीं जी, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलती है ना मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप दी है, और हमारे पहले स्टूडेंट में वो मौजूद है जिनको हमने इंटर ही, पहले स्टूडेंट को हमने बिस्मिल्लाह जो पढ़ी थी वो स्कॉलरशिप से ही पढ़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी क्लास में वो स्टूडेंट मौजूद है और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। उन्होंने रिजल्ट भी अच्छा दिया, मैं उनका नाम नहीं दूंगा, और मुझे खुशी हुई कि हमने सही बंदे को स्कॉलरशिप दी। बंदा या बंदी जो है उनको सही हमने स्कॉलरशिप दी, उन्होंने प्रूव किया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक और बात, कल एक मेमन साहब हैं, उनका मैसेज आया, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स हैं, 94 मार्क्स। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू। उन्होंने शेयर किया कि सर मेरे मार्क्स भी हैं, तो बोर्ड में जो मैंने नाम लिखे थे उनमें हम लोग इसलिए मिस कर गए कि वो मोबाइल में मिसिंग होगी, तो ये आई अपलॉड है, आई अप्रिशिएट है। तो इनके बड़े, और एक और 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने शेयर किए जिनके 90% और भी मार्क्स थे। ठीक है, रजा की भी 92 थे। वेरी गुड जी। रजा फ्रॉम FBR लाहौर, उनके भी 92 थे। सो अच्छा, ये कम्बिनेशन है, मुआशरा है जहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं और कुछ 2-4 ऐसे भी हैं जो कि क्लास के निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम जो उन 2-4 की वजह से बाकियों का नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेरी गुड रजा, वेरी वेल डन। मेमन साहब, वेरी गुड, कीप डूइंग द हार्ड वर्क। और ये वो स्टूडेंट हैं, इनके जो अच्छा स्टूडेंट होगा इंशाल्लाह हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। अच्छा कौन है जो मेहनती है? अच्छा वो नहीं है कि जो बड़ा खूबसूरत है, वेल लुकिंग है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे है। अच्छा वो है जो कि मेहनत कर है। ठीक है, और मैंने नहीं देखा ही नहीं, तो लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट देम कि उन्होंने पहले ही टेस्ट में, जो कि बड़े वाला टेस्ट पहले हमने लिए वो 20 मार्क के, 30 मार्क के, ये 100 का पहला लिया था हमने। तो ये 4 लेक्चर के बाद, कोई 2 महीने बाद नहीं, आफ्टर 4 लेक्चर, और कोशिश होगी कि अगला जो है आफ्टर 8 लेक्चर हो। तो आफ्टर 8 लेक्चर आप लोग भी उसी तरह तैयार होके हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलती है कि वो अपनी कास्ट ऑफ एजुकेशन,
कास्ट ऑफ एजुकेशन को मीट कर सके। किस पे मीट कर सके? कास्ट ऑफ एजुकेशन को। वो घूमना फिरना नहीं, कास्ट ऑफ एजुकेशन को मीट कर सके स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर उसे स्कॉलरशिप मिलती है उसके हाथ में पैसे तो आए ना, बेनिफिट तो आया ना। जब भी बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी भाग के आ जाता है। तो यहाँ वो कहता है भाग के आ जाओ, लेकिन ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की वजह से पैसे मिले हैं, तो ये इसकी ये वाली इनकम है एग्जेम्प्ट है। लेकिन साथ उसने ये भी कह दिया कि यार ये ऐसा नहीं होगा कि एक एसोसिएट उठे और वो स्टूडेंट को जाके पैसे दे दे, ये तुम्हारी स्कॉलरशिप है। तो एसोसिएट अगर दे देगा ना पैसे तो वो जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। अब ये एसोसिएट कौन है, इसके लिए मेरा लेक्चर पिछला सुनिए। एसोसिएट को हमने क्लास में भी डिस्कस किया और क्लास रिकॉर्ड हुई और पहले 4 लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिए, और ये उन्हीं स्टूडेंट की वजह से कि जो बार बार कहते थे, ठीक है, तो हमने अपलोड भी कर दिया। ये एसोसिएट भी हो गया। अच्छा, अब हम ये वाला खत्म हो गया स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एग्जाम्प्ट सवाए इसके कि अगर एसोसिएट दे दिया तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं। और एसोसिएट कौन है, वो 50% याद रख लेना, 50% वाला जो था। ले आगे मूव करते हैं। आगे एक अच्छा सेक्शन। अच्छा, ये क्या तो कुछ हालात पैदा होते हैं कि जो स्पाउस होते हैं, स्पाउस क्या होता है, शरीके हयात, शरीके हयात। ये होता है कि बन नहीं पाती मियाँ बीवी की, ठीक है, कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, इस्लाम दरमियान में आ जाता है, ठीक है, तो वो आपस में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन वो कोर्ट में जाते हैं, यहाँ घर बैठ के ही बात हो जाती है कि अब मैं हर माहाना, मेरे ऑफ स्प्रिंग हैं, बच्चे हैं, तो मैं अपने स्पाउस को, वो कहता है मिस्टर ए कि मैं मंथली आपको इतनी अमाउंट दे दिया करूँ, मंथली आपको 80,000 इनका स्कूलिंग का खर्चा, इनकी खुराक का खर्चा। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग-अलग रहने के लिए उन्होंने मुआहदा किया और कुछ अमाउंट मिलनी शुरू हो गई स्पाउस को। सही, तो जो स्पाउस को मिल रही, स्पाउस ये भी हो सकता है, मियाँ भी हो सकता है, वो बीवी भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी स्पाउस लेगा अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये जनाब आप नोट कर लें कि ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया एक बात है, मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। अब आपने मुझे बताया सर, कैमरे में आ गया थोड़ा सा, इसको भी आगे कर नहीं, उसको नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम ये करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सही है, लेकिन बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, तो ये सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और
लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो इनकम है ना फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ बिजनेस कर लेती है अपने अखराजात को चलाने के लिए। तो फेडरल गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा ना वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। चलो हम एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं। हर गवर्नमेंट का अदारा, उसको गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है, वो पैसे बैंक में पड़े होते हैं, उसको प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एफबीआर है, एफबीआर को गवर्नमेंट कहती है कि अपने अफेयर्स को चलाने के लिए आपको फंड दे रहे हैं। हम लोग गुलबर्ग में हमने लिया था ना वो कोठी वगैरह, तो उसको उसका किराया मालिक जो जिससे हमने लैंडलॉर्ड से किराए पर ली, क्या उसको पैसे नहीं देने? पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट ही देगी ना। गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है, 3 महीनों का हम आपको पैसा दे देते हैं 3 करोड़ रुपया। तो 3 करोड़ रुपया के कमिश्नर साहब अपनी जेब में डालते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बैंक अकाउंट खुलता है ना, बैंक अकाउंट में रखवा देते हैं, बैंक अकाउंट से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। वो प्रॉफिट कमिश्नर साहब का या फेडरल गवर्नमेंट का? तो फेडरल गवर्नमेंट की जो वो कमाई होगी उस पर टैक्स होगा नहीं होगा, वो क्या है, माफ है। इसी तरह आ जाओ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, ये गवर्नमेंट छोटे छोटे ठेके भी ले लेती है अपने रिसोर्सेज को यूज करके, छोटे मोटे कारोबार भी कर लेती है। अगर गवर्नमेंट का प्रेस है तो वो अपना प्रेस भी चला लेती है, साथ में बाहर वाले लोगों को भी फैसिलिटी दे देती है और अपने इदारे को रन करने की थोड़ी सी रेवेन्यू भी बना लेती है। गवर्नमेंट की फ्रंट पे प्रॉपर्टीज हैं, मिसाल के तौर पे रोड के ऊपर है तो फ्रंट साइड किराए पे भी चढ़ा देती है और पीछे अपनी बिल्डिंग होती है, उस वो जो पैसा आ रहा होता है उस गवर्नमेंट की इनकम। अच्छा, तो फेडरल गवर्नमेंट का तो कहीं से भी आ रहा होगा ना तो वो एग्जेम्प्ट होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस के अंदर होती है। अगर वो अपने प्रोविंस से बाहर निकलकर कहीं और जाके सर्विसेज वगैरह दे देती है तो फिर जो सूबे के अंदर रह के काम करेगी फिर तो होगी एग्जेम्प्ट। और अगर सूबे की जो बाउंड्री है उससे निकल गई बाहर, सूबे की जो है बाउंड्री है उससे निकल गई बाहर, तो जब सूबे की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी ना तो फिर एग्जेम्पशन मिस्ड आउट, then there will be no exemption for the provincial government and same goes to local government कि लोकल गवर्नमेंट का भी एक परव्यू है, उसके अंदर रह के करेगी तो एग्जेम्पशन रहेगी। अगर उससे बाहर नहीं, अब इसके लिए एक बड़ा केस है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग इन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, तो यही इशू उसके साथ हुआ। उसको उनका कोई 3-4 करोड़ रुपया, वो वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर था, 3-4 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा होता था, तो जब भी उसके ऊपर मुनाफा होता तो बैंक टैक्स काट लेता। तो उसने मेरे साथ बात की, यार मेरा जो हमारा जो हेड है वो बड़ा परेशान है, कहता है यार ये क्या कि हमें मुनाफा मिलता है तो मुनाफे के ऊपर तो वो 30% टैक्स काट लेते हैं कि 15% रेट है और कहते हैं आपका नाम है, आपका जो एंटी और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो 30% काट लेते हैं। मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि एक दफ़ा उनको ना 14 सेक्शन 49 ले जाओ, प्रिंट निकाल के उन्हें पढ़ा दो। तो सेक्शन 49 के सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि जनाब जब आप इनको इनकम दे रहे होंगे ना तो विद होल्डिंग करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि विद होल्डिंग मैंने बताया भी था कि 100 रुपया पे करने लगा है कोई भी बंदा, बैंक ही पे कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो कहता है प्रॉफिट ऑन डेट पे 15% रेट है, 15 हम रख लेते हैं, 85 आपके अकाउंट में बढ़ा देते हैं, 85 बढ़ा देते हैं। तो वो कहता है, ये सेक्शन कहता है आप 15 नहीं काटोगे, आप विद होल्डिंग नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की, अनलेस अगर वो कंडीशन से बाहर ना निकल जाए तो आपको मैं नहीं करने दूंगा, 49 कहता है। तो इसलिए वो कहता है कि ये 85 ना करो बल्कि 100 का 100 बैलेंस बढ़ाओ। तो ये है सारा जो वो क्या है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की जो इनकम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होती, लोकल गवर्नमेंट में आ जाती है ना, तो वो उनकी भी अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके भी अपने फंड्स होते हैं। ये तो नहीं होता जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो अपनी गाड़ी में पैसे रख के घूमता रहे और जब जरूरत हो जिस जहाँ देनी होगी, यहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरेंजमेंट करनी है
तो वहाँ पे अपनी जेब से निकाले और दे दे, वो कहीं वो चेक देता है। जिसने डेकोरेशन करनी है, जिसने लाइटें लगानी है, जिसने और डेकोरेटिव वर्क करना है, वो उनको चेक देते हैं। क्योंकि बैंक में पड़े होते हैं ना, तो वहाँ से जो मुनाफा आएगा तो उसको भी उसी तरह फिर उसकी इनकी नहीं किया जाएगा, होल्ड नहीं किया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है। अच्छा यार एक बात, तो ये जो ऑटोनोमस बॉडी होती है उनका क्या बनेगा? जैसे यूनिवर्सिटीज है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है, जो सदर है वही इसका हेड है, लेकिन क्या उन पे भी ये लागू होगा? उन पे लागू नहीं होगा। उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है। जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेशन है, वासा, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये वो अदारे हैं, अगर वो कमाई करेंगे तो इनको एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन सिर्फ किनको है? फेडरल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल ने एग्जांपल मारी उस स्टील की आ जाएगी, जो एग्जांपल नहीं है। हाँ, जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो खुद मुख्तार हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनका नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की है, मलकियत गवर्नमेंट में, लेकिन वो खुद मुख्तार है, अपने खर्चे और अपनी इनकम को खुद देख रहे होते हैं, उनका नहीं। यही हो गया। हाँ, वो आप करते हैं, लेकिन आपको ये अदारों से नहीं कैलकुलेट करवाएगा, वो सिर्फ ये कह देगा कि इनमें से कौन सी एग्जेम्प्ट जो है वो उनकी कमाई जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, तो आपको इस पे टिक करना चाहिए ऑटोनोमस बॉडीज के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा ही अच्छा सेक्शन है। अच्छा सॉरी, मैं क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा, मुझे 55 तक कंप्लीट कर लेने दो, मुझे 55 तक कंप्लीट कर लेने दो। मैं जो सारी एग्जामिशन आज ही कवर कर दूं और कल हम नया शुरू करें। और शुरू करने से पहले लाइक आप मुझे टेक्स्ट भेज देते हो और व्हाट्सएप कर देते हो 6:30 के ऊपर और 6:30 से 7 के दरमियान, तो आई एम ऑब्लाइज्ड कि मैं उसका जवाब दूं, इसके अलावा नहीं। अच्छा, सेक्शन 50 है जी, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, एफएसआई सेक्शन 50, एफएसआई ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। आप कहोगे सर आपने हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का बताया है कि ऐसा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या इससे ऊपर रह जाता है एक टैक्स ईयर के दौरान, वो रेजिडेंट हो जाता है, और जो नहीं रहता वो नॉन रेजिडेंट होता है। ये एक नया क्या काम शुरू कर दिया आपने एक नई चीज शुरू कर दी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो अब नोट करो, हाँ, फॉरेन सोर्स इनकम। आपको मैं कह रहा हूँ लेक्चर सुन लो आप, एक दिन निकाल के, वो 8 घंटे के होंगे, 7-8 घंटे के, 2-2 घंटे के करके सुन लो आप, ताकि आप दूसरों के साथ मिल जाओ। तो फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो बंदा होता है जो कि बेसिकली रेजिडेंट नहीं होता नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान में रेजिडेंट हुआ सिर्फ सैलरी कमाने के लिए, और पाकिस्तान का उसका स्टे 3 साल या इससे कम है। लॉजिंग, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? जो कि पाकिस्तान में रह रहा है सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, सैलरी कमाने के लिए, और पाकिस्तान में उसका स्टे जो है टोटल जो है 3 साल के इससे कम है। ऐसे बंदे को क्या कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की जो बाहर वाली कमाई है, फॉरेन सोर्स इनकम है, वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। ये तो हमने कहा था ना कि जिसका स्टे 183 दिन से ज्यादा हो जाए वो रेजिडेंट होता है, और रेजिडेंट का पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम और पूरी दुनिया में कमाई हुई इनकम दोनों टैक्सेबल हो जाती है। हमने यही कहा था ना, अब हम उसको अमेंड कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ऐसा बंदा जो कि सिर्फ पाकिस्तान में है एम्प्लॉयमेंट की वजह से, सैलरी कमाने की वजह से, बिजनेस इनकम कमाने की वजह से नहीं, सैलरी कमाने की वजह से, और उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल या इससे कम है, उसको हम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहेंगे। और शॉर्ट टर्म के रेजिडेंट जो है वो
फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो उस पर टैक्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और अगर वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे पैसे कमा रहा है और पैसे पाकिस्तान के अंदर ले आता है, और वो पैसा कहाँ ले आता है? पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो दुनिया में कमा रहा है वहीं पे रखे, अगर पाकिस्तान के अंदर लेके आ गया तो वो हो जाएगा टैक्सेबल, वो टैक्सेबल हो जाएगा। या वो सैलरी के अलावा पाकिस्तान में उसने एक अरेंजमेंट बनाई, साथ में हल्का फुल्का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। बिजनेस क्या किया? सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देनी शुरू कर दी बाहर के मुल्क, बाहर से पैसा कमा के बाहर ही रखना शुरू हो गया। फिर भी वो जो बिजनेस है टैक्सेबल है। मैं रिपीट करता हूँ, जब पाकिस्तान में रहा उसने कहा यहाँ पे यार लड़के इंजीनियर अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर का काम अच्छा करते हैं, मैं 3-4 बच्चे बिठाता हूँ, यूएसए में काम करना शुरू कर देता हूँ और वहीं पे पैसे पार्क किए जाता हूँ, वहीं रखे जाता हूँ। तो जनाब आपने अरेंजमेंट बनाई बिजनेस की, ये वाला बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन सोर्स इनकम है, वहीं पर रुक रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल होगी, इस पे एग्जेम्पशन नहीं है। चलो जी आप आगे मूव करते हैं। सेक्शन 55 हजम हो रहा है ना जी? सेक्शन 10 तो हजम हो गया है ना? हाँ, अभी हमारे पास और 6 to 7 मिनट्स हैं, तो हम और करते हैं। एक चीज नोट कर लें, कल आप लोगों ने याद नहीं करवाया और मुझे भी याद नहीं रहा। सेक्शन कितने पर हमने टाइटल कितने की याद कर ली है? 50। आज नोट कर लो 65 तक, नोट कर लो 65 तक टाइटल याद कर लें। 65 तक टाइटल याद कर लें, कोई मिस ना हो, टाइटल सारे याद कर लें आप लोग। और साथ में 2 शेड्यूल मैंने बता दिए, दोनों की टाइटल याद कर लें। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 लिख लो अपने पास। फिर ऐसा होता है सेक्शन 51 ये कहता है FSI ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रेंज में है ना? रेंज के अंदर ही है ना जी? जब रेंज से बाहर हो तो मुझे बताना है आपने। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट वो होता है मुल्क को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के कहीं बाहर चला गया, तो उसने क्या ये पक्का कर लिया कि मैंने बाहर रहना है, कभी वापस नहीं आना। वापस आ सकता है, उसका अपना मतलब है, वो वापस आ गया। जब वापस आया यहाँ उसने रहना शुरू किया, जब रहना शुरू किया तो यहाँ का तो रेजिडेंट हो जाएगा ना दोबारा से इनकम टैक्स के लिए। तो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का जो है वो फॉरेन सोर्स इनकम तो हो सकती है ना, कुछ अभी उसके वहां से पैसे वाजिबात आने हैं, ठीक है, तो क्या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स हो जाएगी? वो रेजिडेंट हो गया नहीं। फिर ये होगा कि जिस साल आया लाइक टैक्स ईयर 2021 में वो पाकिस्तान आया और रेजिडेंट हो गया, और पिछले 4 साल क्या था? वो वतन से बाहर ही था। पिछले 4 साल वो एक्सपेट्रिएट ही था, पिछले 4 साल वो बाहर था, इस साल रेजिडेंट हुआ। इससे पिछले साल अगर 4 साल वो बाहर था तो उसकी जब रेजिडेंट हुआ उस साल बाहर से जो आमदनी आएगी, फॉरेन सोर्स इनकम जो आएगी वो, और उससे अगले साल मसलन टैक्स ईयर 21 और टैक्स ईयर 2022, ये दोनों साल में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दोनों साल में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है उस पर क्या होगा? लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जिस साल आया उससे पिछले 4 साल वो मुल्क से बाहर ही था। ठीक हो गया? चलिए हमने 51 भी पढ़ लिया, 52 वैसे ही नहीं है, ठीक है। 53 पे आ जाते हैं। 53 मैंने इस बुक से मार्क किया हुआ है। अच्छा, मैं तकरीबन 4 से 5 बुक हम यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन हम हर एक का आपको शेयर कर देते हैं।
तो ये वो कह रहा है कि एग्जाम्पशन कंसेशन, एग्जाम्पशन होता है मुकम्मल छूट, कंसेशन होता है कि सर फी में थोड़ी सी कंसेशन कर दे, थोड़ी छूट दे दे, मुकम्मल छूट नहीं। एग्जाम्प्ट तो है, मुकम्मल छूट। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एग्जाम्प्ट स्टूडेंट। कंसेशन, कंसेशन वाले भी हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहा है एग्जाम्पशन, कंसेशन, रिड्यूस, ये सब के सब जो हैं किस शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल नंबर 2 में। और फेडरल गवर्नमेंट को हक हासिल है कि वो किसी भी इनकम को एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसको कंसेशन दे सकती है, उसको रिड्यूस कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट को हक हासिल है वो किसी भी इनकम को एग्जेम्प्ट कर सकती है, उस पर टैक्स रेट को कम कर सकती है, उनको कंसेशन दे सकती है। और अगर वो ऐसा करे, अभी ये वो क्वेश्चन पूछेगा, नोट करो, वो क्वेश्चन पूछेगा कि किस सेक्शन में जाके फेडरल गवर्नमेंट को हक हासिल है कि वो किसी भी इनकम को एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 53। हाँ, तो बस ये आपने याद रखना है। लेकिन वो जब करेगी ना तो उसको फिर नेशनल असेंबली से पास भी करवाएगी। फिर आ सकते हैं, फिर वो कहता है कि मुख्तलिफ लॉज आते हैं। सेक्शन 4 अब आप आगे सेक्शन पे आ जाए, सेक्शन 54 पे कि कोई दूसरी लॉज हैं, वहां पे कह दिया गया कि फलां चीज एग्जेम्प्ट है, फलां चीज एग्जेम्प्ट है, फलां चीज एग्जेम्प्ट है। ओगरा ऑर्डिनेंस में आ गया, फेडरल टैक्स कन्वर्जमेंट के उसके एक्ट में आ गया और मुख्तलिफ एक्ट में आ गया। उसने कहा मुझे उस एक्ट से लेना देना नहीं है जब तक उस एक्ट की वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अमेंडमेंट नहीं आती ना, सेक्शन 54 कहता है उस वक्त तक इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। कोई और ऑर्डिनेंस आ गया, उसने कहा जी फलां एग्जेम्प्ट है, उसने कहा ठीक है आपने वो कर दिया, लेकिन उसकी वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करो ना। जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे एग्जेम्पशन नहीं आएगी। और हम एंड पे चले जाते हैं, सेक्शन 55 कहता है लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन। सेक्शन 55 कहता है लिमिटेशंस ऑफ एग्जेम्पशन। मिसाल के तौर पे होंडा फैक्ट्री है, होंडा कार्स, उन्होंने कमाई कर ली, छोटी सी कमाई कर लेते हैं 1 करोड़। होंडा फैक्ट्री डेफिनेटली शेयर उसके बिकते हैं, तो होंडा फैक्ट्री ने 1 करोड़ कमाई करके अपने शेयर होल्डर को कहा कि मैं आपको डिविडेंड दे देता हूँ। क्या देता हूँ? डिविडेंड। होंडा फैक्ट्री ने कहा। डिविडेंड पहुंचे शेयर होल्डर के हाथों में। शेयर होल्डर को जब डिविडेंड देने लगेगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे को मिला 100 रुपया, तो डिविडेंड का रेट है 15%। तो जब होंडा वाला उसे डिविडेंड देगा ना, 15 अपने पास रखेगा, 85 दे देगा और ये 15 एफडीआर में जमा करवा देगा फिजान के नाम पे। ठीक है, सही। ये थी होंडा की इनकम, टैक्सेबल थी, उसने डिविडेंड दिया, जिसको डिविडेंड मिला उसकी भी टैक्सेबल होगी। अभी एक एग्रीकल्चर इनकम है, कंपनी है वो एग्रीकल्चर इनकम कर रही है, बनी हुई है, वो भी डिविडेंड देती है। वो भी डिविडेंड देती है अपने बंदों को 1 करोड़। इसकी 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कोई नहीं है, 1 करोड़ का 1 करोड़ गिर जाता है उससे कंपनी को। कंपनी तकसीम करने चली जाती है, तकसीम करने के लिए 1 करोड़ रुपया अपने लोगों को देने के लिए कंपनी की इनकम एग्जाम्प्ट, जिसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो क्या जब बंदों के हाथ में जाएगा तो उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगी?
यहाँ पे तो टैक्स कट गया ना, तो क्या बंदे यहाँ पे कहेंगे जी कि हम जिस कंपनी के शेयर होल्डर है वो कंपनी की टैक्स नहीं देती तो हमें 100 का 100 पूरा दे दिया जाए? ऐसा नहीं होगा। कानून कहता है देयर आर लिमिटेशन अंडर सेक्शन 55। एग्जेम्पशन जो भी लिमिटेशन है कि जो ओरिजिनल है जो काम कर रहा है वो उसकी तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन आगे वो दूसरों को जब वो ट्रांसफर करेगा तो फिर वहां पे टैक्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स ऑनेस्टली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मेरी जो औकात है मैं औकात से बढ़कर कोशिश डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, छोटी सी जो भी है, जो भी हल्का सा नॉलेज है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं वो अपने स्टूडेंट की जो मेरे साथ अटैच हुए हैं मैं उनकी हेल्प करूँ, मैं उनको असिस्ट करूँ। आपसे भी यही डिमांड है और रिक्वेस्ट है कि आप ऑनेस्टली हमारे साथ चलें, ठीक है। और प्लीज़ जो है जो भी आपकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग है उसमें रहें, और प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करें इस तरह कि जो रजिस्टर्ड नहीं है आप उनको इस तरह अकोमोडेट ना करें। अगर किसी को है, अगर वो डिजर्विंग है, उसे कहें हमारे साथ रब्ता करें। अगर कोई डिजर्विंग है, हमने सबसे पहले रखा हुआ है कि अगर किसी के वालिद नहीं है तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको फ्री दें अगर वो पे नहीं कर सकता। अगर किसी के फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो हमें बताएं, हमारे साथ डिस्क्लोज करें कि सर मेरी मजबूरी है, ये वजह है मैं 15,000 नहीं दे सकता। हम उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, उसको कंसेशन दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को कहते सर हमने बताना ही नहीं है, हमारी प्राइवेसी है, हमें वैसे पढ़ा दें। हम उनको कहते हैं कि ये हमारी भी लिमिटेशन है कि आप कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं जो इसको रन कर रहे हैं एटीसी को, कुछ ना कुछ तुम्हें पता हो ना किस बेसिस पे दे रहे हैं। तो काइंडली जो नहीं दे सकते वो उस तरह रब्ता करें, ना कि आपस में 5 कान मेल की एडजस्टमेंट कर लें। तो इस हम्बल रिक्वेस्ट तैयारी करें और देखें। इसका मैं आपको बताऊं, आपको भी लॉस होगा इसका। जो इस तरह करके करेगा वो डेफिनेटली वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो एनी हाउ हमारा जो टाइटल है याद करने का वो बैंड है 51 से लेकर 65 तक। तो इस तरह क्या हुआ, हमने अपने इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस का मेजर पोर्शन कवर कर लिया और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जंप लिया और हमने 15 सेक्शन कवर किए, सारी की सारी एग्जेम्पशन कवर की। टाइम हमारे पास 9 बजे के करीब होने वाला है। यहाँ पे टाइम क्लास का हमारा 8:45 होता है। तो स्टूडेंट्स विद योर परमिशन आज हम क्लास को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल हम आएंगे। और कल आज हमने आसान पढ़ा और कल मेरी कोशिश होगी कि कल हमें एक टीका जो है, एक डोज है, वो मुश्किल की लगा दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है वो पिछले लेक्चर देख के आए और प्लीज़ जिनके ड्यू हैं वो सुबह ड्यूज जरूर लेके आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।